गुड मॉर्निंग। हेलो। ओके, देखो आज पीजीबीपी का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी है, मतलब कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ऐसे तो ऑलरेडी पीजीबीपी का एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का क्लास हो चुका था। आज एक अनदर क्लास, अनदर सेशंस पीजीबीपी का कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोविजंस हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया था कि पीजीबीपी में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या किस तरह से प्रोविजंस काम करता है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कुछ सॉल्व भी किए थे। आज कुछ और स्पेशल सम्स जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस पूछता भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों उसके ऊपर एक सेशंस कर लिया जाए। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। आपको पीजीबीपी के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्वेश्चन आंसर एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, प्रोविजन वाइज आप सेक्शंस के साथ समझ लीजिए। तो आई होप आपको स्क्रीन शेयर्ड है। ठीक है, स्क्रीन आपको शेयर्ड है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो चलो मैं आपको पहले क्वेश्चंस शो करता हूँ। अगर आप ज़्यादा गौर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपके सामने अवेलेबल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले ये जो क्वेश्चन 1 है ये क्या कहता है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, मिस्टर वेनस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एकदम बिजनेस का टैक्स कैलकुलेशंस के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। बिकॉज बिजनेस में जो टैक्स कैलकुलेशंस होते हैं उसमें डेप्रिसिएशंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही होता है। तो इसमें आपको डेप्रिसिएशंस के ऊपर जो प्रोविजंस मैंने आपको पीजीबीपी में ओवरव्यू देने के टाइम पे बताया था, आज इसका यूज आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मिस्टर वेनस engaged in manufacture of pesticides, ठीक है, ये पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करते हैं, furnishes the following particulars relating to its manufacturing unit at Chennai, ठीक है, for the year ending 31st March 2020। ये आपके पास गिवन है और साथ में आपको क्या बताया गया है, ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो भी रिटन डाउन वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरीज का, दैट इज 20 लाख का वैल्यू है, 20 लाख का। न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st of September 2019 में एक अनदर मशीन परचेज किया गया, न्यू मशीन 10 लाख का, ठीक है। न्यू मशीनरी परचेज अगेन ऑन 1st of December 2019 8 लाख का। एक कंप्यूटर परचेज किया गया है, एक कंप्यूटर परचेज किया गया है 3/1/2020, मतलब 3rd of January 2020 को, 3rd of January 2020 को, जिसका दाम है 4 लाख का, ठीक है। ये आपका मशीन्स का डिटेल्स है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, ये आपका बिजनेस का मशीन्स का डिटेल्स है। ये जो पेस्टिसाइड कंपनी है मिस्टर वेनस, इसका मशीन का डिटेल्स तो आपने देख लिया। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको इसके साथ गिवन है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑल एसेट्स वर परचेज बाय, ऑल एसेट्स, जितना भी एसेट्स है वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक, ये अकाउंट पे चेक के थ्रू से लिया गया है। ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली, सारा का सारा एसेट इमीडिएटली पुट टू यूज ये वो हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी खरीदा गया फिर बहुत दिन बाद इसको यूज किया गया, ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ पर नहीं बता रहा है। न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st of December, ये जो 1st of December वाला मशीनरीज है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, ये जो न्यू मशीनरी जो 1st December में लिया गया है, और जो कंप्यूटर जो 3rd of January में लिया गया है, ये दोनों ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है। एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, दैट मींस जस्ट एंड ऑफ द ईयर, मतलब इससे पहले वाला साल का जो एंडिंग है, ए न्यू मशीनरी हैड बीन परचेस्ड ऑन 31st October 2018. During the year ended 31st March 2019, a new machinery had been purchased on 31st October 2018 को एक मशीन खरीदा गया था जिसका दाम है 10 लाख का। एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैव बीन क्लेम देयर ऑन, उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया गया है। डेप्रिसिएशन रेट फॉर मशीनरी बता दिया आपको 15%। ऐसे नॉर्मली आपको मैंने डेप्रिसिएशन का पूरा रेट चार्ट दिया था, आपको याद होगा, पूरा का पूरा रेट चार्ट डेप्रिसिएशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। और अगर कुछ भी नहीं पता होता है तो आप आराम से 15% यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द एसएससी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 and the WDV of different block of assets as on 31st March 2020। ये रहा आपका क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपको सवाल किया गया है। अब अगर मैं आपको इसका एकदम मैं
क्या कर रहा हूँ ना, आपको डायरेक्ट मेरा सोल्यूशन है यहाँ पर, मैं सोल्यूशन से ही आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, इसके पीछे आपको क्या मेहनत करना है, ठीक है, इसके पीछे आपको किस तरह का मेहनत करना है ये आपको अभी पता चल जाएगा, और कैसे कैसे आपको मेहनत करना है। चलो, तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, सबसे पहले आप हेडिंग करो, सबसे पहले आप ये हेडिंग करो कि कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ वेनस लिमिटेड। आपको पता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स बिकॉज यहाँ पर कंप्यूटर है, मशीन्स है, तो इसलिए आप दो ब्लॉक बना सकते हो, एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक और एक कंप्यूटर का ब्लॉक, है ना। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज प्लांट मशीनरी एक तरह का एसेट है एंड कंप्यूटर एक दूसरा तरह का एसेट्स है। तो आप यहाँ पर आराम से प्लांट मशीनरीज को एक ब्लॉक में डाल दो एंड कंप्यूटर को एक दूसरा ब्लॉक में डाल दो। फिर आपके पास जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आप सिंपल एक पर्टिकुलर के अंडर पे ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1st of April 2019, बिकॉज आपका जो डेटा यहाँ पर गिवन है क्वेश्चंस पे, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, जो डेटा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है वो आपका 1920 का डेटा है, जो 31 मार्च 2020 जो एंड हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1st of April 2019 जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, उसमें आपका क्या वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू आपका आया था, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कैलकुलेशंस करने के टाइम पे। तो आपको एक ध्यान देना है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें आप एज ऑन 1/4/2019 का हिसाब देखो, उसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगा 20 लाख का, एंड कंप्यूटर का वैल्यू कुछ नहीं था तो नील कर दीजिएगा। मुझे कैसे पता चल रहा है, आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ये देखो ओपनिंग WDB ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली गिवन है 20 लाख का, ये आपको गिवन है, तो आप आराम से कर सकते हो। और कंप्यूटर तो इसी ईयर परचेस हुआ है बीच में ही, तो इसका कोई ओपनिंग WDB तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज ये तो परचेस हुआ है 3rd of January 2020 को। तो अगर 3rd of January को मशीन लिया जा रहा है और 1st April 19 के टाइम पे, आई डोंट थिंक कि आपको कोई वैल्यू मिलेगा कंप्यूटर का, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका वैल्यू 20 मिल गया आपका, और कंप्यूटर का वैल्यू आपका नील हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का वैल्यू आपका नील हो गया। तो चलो आगे देखते हैं, नील। अच्छा, न्यू मशीनरी कुछ परचेस हुआ है ना, हुआ है ना, न्यू मशीनरी एक परचेस हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st of September 2019 को एक 10 लाख का मशीन परचेस हुआ है, ठीक है। तो चलो 10 लाख का मशीन एक परचेस आपका हुआ है, तो आप इसका डेटा यहाँ पर लगा सकते हो आराम से। तो 20 लाख का मशीन था, 10 लाख का न्यू मशीन आपने परचेस किया। अच्छा, कंप्यूटर में कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, न्यू और एक मशीन भी परचेस किया आपने, और एक मशीन भी आपने परचेस किया न्यू, दैट इज 1st of December 2019 को। अगर आपको पता है, अगर आप देखिए क्वेश्चंस एक बार झांकिए, आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको अगेन पता चलेगा कि आपने अनदर एक मशीन खरीदा, दैट इज 1st of December 2019 को 8 लाख का एक मशीन आपने लिया, तो उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पर पुट कर दो। न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st of December 2019, दैट इज 8 लाख का, दैट इज 8 लाख का। तो अल्टीमेटली आपने मशीन्स जो खरीदा था उसका डेटा आपने पुट कर दिया, और फिर 3rd of January 2020 को आपने एक कंप्यूटर परचेस किया, है ना, आपने एक कंप्यूटर परचेस किया जिसका दाम आपने किया 4 लाख का। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि भाई आपने पूरा साल भर में 38 लाख का मशीन्स विद ओपनिंग का बैलेंस लेके और 4 लाख का कंप्यूटर आपके पास है। यहाँ से आपको लेस क्या कर देना चाहिए, एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड, अगर कुछ भी है तो उसको लेस करना चाहिए, तो जाके आपको 31 मार्च 2020 को आपको क्लोजिंग WDB मिलेगा। क्लोजिंग WDB मतलब ईयर एंड में आपके पास क्या रिटर्न डाउन वैल्यू है एसेट का, ठीक जिस तरह का आप लोग अकाउंट्स में करते थे कुछ उसी तरह का हो रहा है, बस एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। अब आपको कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करना है। आपने ये तो देख लिया कि क्या क्या वैल्यू का हिसाब आपने देख लिया, अब बस आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। बस सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ओके, तो 2021 असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर आपका 1920 है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर असेसमेंट ईयर। तो पर्टिकुलर्स प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर। तो चलिए पहले तो ऑब्वियसली प्लांट मशीनरी काफी सारा है, इसमें अगर आप थोड़ा देखें एसेट्स पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो इसमें आपको दो चीज ध्यान देना है। अगर कोई एसेट आपका 180 डेज से ज्यादा है तो आपको उसका सॉरी 180 डेज से ज्यादा एसेट है तो उसमें 100%
और अगर 180 डेज से कम है तो उसमें 50% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, अप्लाइंग द एलिजिबल रेट ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो चलिए पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। नॉर्मल डिप्रिसिएशन मतलब आपका ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 20 लाख का मशीन से आपका, आपको पता है उसमें 15%, तो 20 लाख का 15% हो जाता है आपका 3 लाख। और न्यू मशीनरी जो आपने 1 सितंबर को लिया था, न्यू मशीनरी जो आपने 1 सितंबर को लिया था, तो आप एक बार हिसाब कर लो ना, आप एक बार हिसाब कर लो कि भाई 1 सितंबर से 1 से बाकी जो 31 मार्च है उसका कितना टाइम होता है। 1 सितंबर से अगर आप देखो तो कितना टाइम होता है, सितंबर, अब इसलिए कर सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 से मतलब ये हो गया आपका 30 दिन, तो दिस इज 30 डेज। अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया आपका 30 डेज का, ये हो गया आपका 31, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 31। अच्छा, ये आपका चल रहा है कौन सा ईयर, ये लीप ईयर है कि नहीं देख लेना चाहिए आपको। आपने मशीन जो है वो मशीन खरीदा था आपने 1 सितंबर 2019 और 2020 का जो फरवरी है वो आपका लीप ईयर था, है ना। 2020 का जो फरवरी है वो लीप ईयर था आपका, तो इसलिए आपका हिसाब जो रहेगा उसमें फरवरी 29 का हो जाना चाहिए, है ना। और मार्च आपका है 31 का, 31 का। तो आप टोटल करो, तो टोटल करने से आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये आपका कितना हो जाता है, करके देखो, 9 1 10 11 12 13, दैट इज 13 का 1 रहेगा, 3 4 6 9 12 15 18 एंड 21, तो 213, 213 दिन आपका हो रहा है, 213 डेज, ठीक है। तो आपका 180 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होगा तो आपका डिप्रिसिएशन 50% हो जाएगा ना, आधा डिप्रिसिएशन चार्जेस होगा। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि ये जो मशीन है आपका, ये मशीन मोर देन 180 डेज नहीं है, सॉरी मोर देन 180 डेज है। तो क्योंकि ये मोर देन 180 डेज है, आप समझ सकते हो ना, दैट्स वाई यहाँ पर गिवन है कि भाई ये मोर देन 180 डेज है। तो क्योंकि ये मोर देन 180 डेज है तो इसलिए इसमें कोई 50% का कैलकुलेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा अमाउंट का चार्जेस हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है ना, सिंपल है। तो फिर मशीन कितने का है, 10 लाख का मशीन है। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो कि ये 10 लाख का मशीन है। जस्ट लुक हियर, दिस इज अ 10 लाख मशीन। 10 लाख के मशीन पे आपका डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर लो, चुपचाप से चार्ज कर लो। 10 लाख पे 15%, तो 10 लाख पे 15% आपका हो जाता है 1.5। तो इधर आपका हो गया 3 लाख का, इधर आपका हो गया 1.5 लाख का। तो अल्टीमेटली 4.5 लाख का डिप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाता है, जो मशीन आपका मोर देन 180 डेज, जिसमें आपका 100% डिप्रिसिएशन कैलकुलेशंस हो रहा है। ये आपका हो गया। अच्छा, इसमें आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाता है, इसमें आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाता है, बिकॉज ये क्वेश्चंस में पहले से ही बोल के रखा था। अगर आपको मैं क्वेश्चंस फिर से एक बार बताऊं कहाँ बोला है, ये देखो यहाँ पर बोला था, जस्ट लुक हियर, ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 a new machinery had been purchased on 31st October 2018 for the 10 lakhs. Additional depreciation beside normal depreciation had been claimed thereon, है ना। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया था, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, एडिशनल डिप्रिसिएशन भी बता देना चाहिए। तो जो न्यू मशीनरीज आपने खरीदा था उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम किया गया है, तो क्योंकि ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का प्रोविजंस तो मैंने आपको बताया था कि कब आप एडिशनल डिप्रिसिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार प्लीज प्रोविजंस वाला जो क्लास है उसमें एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो प्रोविजंस वाला क्लास गो थ्रू करने से आपको पता चल जाएगा कि किस किस सिचुएशंस पे हम लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको बता ही दूंगा, डोंट वरी। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन न्यू मशीनरी परचेस हुआ जो 1 सितंबर 2019 को 10 लाख का मशीन है। 10 लाख पे कितना डिप्रिसिएशन है आपका, 20%, है ना। तो 10 लाख पे तो 20% का डिप्रिसिएशन आपका
एडिशनल में चार्ज होगा। ऐसे तो 15% होता है, बट एडिशनल डिप्रिसिएशन मोर और 20% चार्ज हो जाएगा। बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू मशीनरीज purchased on 31st October 2018 and put to use for less than 180 days in previous year 18-19। इससे पहले वाला जो मशीन्स था, मतलब 18-19 वाला टाइम पे आपको मैं क्वेश्चंस अगेन दिखाता हूं, पर आप शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, a new machinery had been purchased on 31st October 2018 for rupees 10 lakh, जिसका एडिशनल डिप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डिप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ऑन। तो इसका मतलब इसका एक परसेंटेज, मतलब एक पोर्शन आपका उस टाइम पे क्लेम हुआ था 50%, अब बाकी 50% अब इस बार क्लेम होगा। ठीक है, ये जो अक्टूबर मतलब 18-19 31 अक्टूबर 18 है ना, तो मतलब 18-19 का है, तो 18-19 का कुछ बैलेंस पोर्शन बचा हुआ है। मतलब उस टाइम पे 10 लाख का जो भी डिप्रिसिएशन अमाउंट था, दैट इज उस टाइम पे 10 लाख का जो 50% मतलब 10 लाख का 20%, ठीक है, तो उस टाइम पे 10 लाख का जो 20% अमाउंट था वो तो क्लेम हो चुका था, लेकिन वो 50% क्लेम हुआ था बिकॉज वो आपका अक्टूबर में लिया गया था। और अगर आप अक्टूबर से हिसाब देखें, आपको मैं फिर से दिखा सकता हूँ, अगर आप अक्टूबर से हिसाब करें तो ऑब्वियसली देखो, आप जस्ट 213 से आप जस्ट 30 को हटा दो, ये 31 को आप लेस कर दो, 30 को लेस कर दो, तो 213 से 30 चला जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा? जस्ट लेस 213 से आप क्या करने बोल रहा हूं मैं, 213 माइनस आप कर दो 30, तो आपका ये हो जाता है 183, ये आपका हो जाता है 183। और आपने अक्टूबर के एंड पे, मतलब इससे भी नीचे अक्टूबर के एंड पे आपने मशीन खरीदा, मतलब 30 भी जाएगा फिर 31 भी जाएगा, आप समझ रहे हो ना। 31 अक्टूबर को ले रहा था उसने मशीन, तो अक्टूबर मतलब आपका काउंटिंग बेसिकली नवंबर से होगा, तो 183 माइनस 31 अगेन, तो 152 डेज का यूज हो रहा था आपका। तो 152 डेज अगर मशीन यूज होगा तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 50%। तो इसलिए उस क्वेश्चंस में उस टाइम पे आपने 50% किया था, तो 18-19 में 50% हुआ था, और बाकी आपका 19-20 प्रीवियस ईयर में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस जो तो न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 सितंबर उसमें 20% का तो चार्ज हो जाएगा, और बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018 को जो मशीन खरीदा गया था, जिसका पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज के कारण प्रीवियस ईयर 18-19 में, आपको समझ में आया ना ये 180 डेज क्यों काउंट और लेस देन 180 क्यों हो रहा है, बिकॉज वो 31 अक्टूबर को लिया था, और अगर 31 अक्टूबर से आप 31 मार्च 2019 का हिसाब करोगे तो आपको 180 से कम ही में आएगा, 152 मोस्ट प्रोबब्ली आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 18-19 में आपका 50% हुआ था, तो बाकी 50% इधर हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। 10 लाख का मशीन है, 20% का एडिशनल डिप्रिसिएशन है, और उसका 50% चार्ज होगा, तो 10 लाख का 20% और उसका 50% आपका हो जाता है 1 लाख का। तो अल्टीमेटली एडिशनल डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा इधर 2 लाख और इधर 1 लाख, और नॉर्मल जो आपका था नॉर्मल डिप्रिसिएशन वो तो 4.5 था ही। तो अल्टीमेटली आपने काफी सारा कुछ कंप्लीट कर दिए। अब देखना है कि इस पर्टिकुलर में मतलब जो एरिया है इसमें कुछ मशीन ऐसा है कि जिसका 180 डेज से कम का पुट टू यूज है, जैसे कि न्यू मशीनरी जो दिसंबर को परचेस किया गया है, आई थिंक आप यहाँ पर आराम से सोच सकते हो कि इसका तो 180 डेज से कम का होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर अगेन इसका कैलकुलेशन कर लो। एसेट्स पुट टू यूज, तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, आपका हेडिंग चुपचाप से हो जाएगा एसेट्स पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज एलिजिबल फॉर 50% डिप्रिसिएशन। आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब आधा साल यूज हो रहा है, तो इसलिए जब भी आधा साल यूज होगा तो 50% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उसमें। कैलकुलेटेड अप्लाइंग द एलिजिबल रेट ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन इफ एनी, अगर कुछ बोला है तो न्यू मशीनरी नॉर्मल में देख लेते हैं। 112 1 दिसंबर 19 में 8 लाख का मशीन है, तो 8 लाख का 15% 8 लाख का 15% और उसका 50%, तो आपका हो जाता है 15 का 50% कितना हो जाता है 7.5% ना। तो आप सिंपल कर सकते हो, ट्रिक सही है कि 7.5% का चार्ज कर देना, बिकॉज आपका ओवरऑल तो 15 है, उसका 50% 7.5% है, तो आप सिंपल इसमें 7.5% चार्ज कर सकते हो बिकॉज लेस देन 180 है। तो जिसका डेटा आपका हो जाएगा 8 लाख का 7.5% इन द सेंस आपका हो जाएगा 0.6, 8 लाख का 7.5 आपका हो जाता है, आप करके एक बार देख सकते हो, 8 लाख इंटू 7.5%।
तो आपका हो जाएगा 0.6। तो आई थिंक आपको ये 0.6 कहाँ से आया ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कंप्यूटर पे। अच्छा, इस पे कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन का डेटा गिवन नहीं था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला गया था, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का कुछ भी डेटा यूज नहीं करेंगे। और ये जो मशीन है आपका कंप्यूटर वाला जो मशीन था, उसका कंप्यूटर का हिसाब क्या है। कंप्यूटर आपने खरीदा था 3 जनवरी को, आपको याद होगा आराम से कि आपने कंप्यूटर कब खरीदा था, 3 जनवरी को खरीदा था। तो क्योंकि आपने मशीन्स जो है कंप्यूटर जो है 3 जनवरी को खरीदे थे, तो उसमें आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है कंप्यूटर्स वगैरह में 20% का। तो 4 लाख पे 20%, 50%, सॉरी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है 40% का। तो 4 लाख इंटू 20% इंटू 50% ऑफ 40%, मतलब आपका सिंपल बोला जाए तो 4 लाख का 20% इसलिए चार्ज हो जा रहा है बिकॉज आपका मशीन कब खरीदा जा रहा है। सिंपल समझाता हूं आपको, आपने कंप्यूटर का डिटेल्स बता रहा हूं आपको मैं। कंप्यूटर आपने खरीदा 3 जनवरी 2020 को। आपका हिसाब कब से होगा, आपका हिसाब हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप यहीं से समझ सकते हो 3 जनवरी मतलब इधर आपका हो जाता है 28 डेज, इधर आपका हो जाता है 29 डेज, और इधर आपका हो जाए 31। तो ये तो ऑब्वियस थी, लेस देन 180 है ना, ये लेस देन 180 है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो आपका कंप्यूटर जो है ये लेस देन 180 डेज का यूज हो रहा है। तो क्योंकि आपका कंप्यूटर लेस देन 180 डेज का है, तो नॉर्मली कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन का रेट आपको मैं पहले ही बता के रखा हूँ 40% का रेट है। तो 4 लाख का डायरेक्ट 20% कर दो, या फिर 50% ऑफ 40%। अल्टीमेटली क्यों ये 20 कहां से आया, मतलब रेट है 40 का, उसका 50% 20 होता है, दैट्स वाई 4 लाख का 20% आप यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा यूज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा 0.80, कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 0.80। तो अभी आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी आपने इतना देर तक कैलकुलेशन किया, दैट इज यहाँ पर आपने 4.5 का जो डेटा आपको मिला, फिर यहाँ पर आपको 3 का डेटा मिला, फिर यहाँ पर आपका 0.6 टोटल करो तो आपका हो जाता है 8.10, और कंप्यूटर का आपका हो जाता है 0.80 लाख का। तो ये रहा आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो A प्लस B प्लस C करके आपको आराम से मिल जाता है। A प्लस B प्लस सी इन द सेंस वो जो आपने यहाँ पर जो भी ABC का जो भी डेटा यहाँ पर पुट डाउन किया ना, उसी का यूज यहाँ पर हुआ है। तो सिंपल है, आपको पहले क्या करना है, ब्लॉक ऑफ एसेट देख लेना है, फिर उसके ऊपर डिपेंड करके आपको देख लेना है कि मोर देन 180 डेज का क्या है, ठीक है, मोर देन 180 डेज का क्या है, और उसको कुछ एडिशनल है तो उसका देख लो, ठीक है। उसमें एक नॉर्मल का हेडिंग कर देना है, एक एडिशनल का हेडिंग कर देना है, एंड आफ्टर दैट आपको देख लेना है कि भाई लेस देन 180 डेज का कुछ है कि नहीं, एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। आप समझ पा रहे हो ना। तो उसमें भी आपको पहले नॉर्मल देख लेना है, और उसमें भी कुछ एडिशनल है तो उसको भी देख लेना चाहिए आपको। तो अगर वो एडिशनल है तो देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है। तो अल्टीमेटली ये जितना सारा चीज अपने डिप्रिसिएशन का इस सम्स में किया, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन का। आपको डिप्रिसिएशन का भी एक पता चल गया, और किस तरह से आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब यूज कर सकते हो वो भी आपको एक पता चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो हो रहा है, एक नोट दे देना, एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में यही बताते हैं, इज अलाउएबल इन द केस ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट, न्यू मशीनरी और प्लांट, एक सेकेंड, a new machinery or plant acquired and installed after 31st March 2005 by an SSE engaged in inter alia, मतलब इस context में in the business of manufacture or production of article or thing at the rate of 20% of the actual cost of such machinery or plant। मतलब additional depreciation अगर वो machinery और plant आपका 31st March 2005 के बाद लिया गया है, आप समझ पा रहे हो ना। अगर 31st मार्च 2005 के बाद लिया गया है तो among other things, बाकी चीजों के साथ साथ inter alia, that is among other things in the business of manufacture or production of any article or thing, तो उस पे 20% का additional rate of depreciation आप चार्ज कर सकते हो of the actual cost, जो भी उसका actual cost होगा उसके ऊपर, of such machinery or plant, of such machinery or plant। However, additional depreciation shall not be allowed in respect of inter alia। inter alia का मतलब होता है among other thing, among other things जैसे होते हैं ना बाकी चीजों के साथ साथ, जैसे कि एनी ऑफिस अप्लायंसेस,
इसमें अलाउ नहीं होता। एनी ऑफिस अप्लायंस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। एडिशनल डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, प्रोडक्शंस में यूज होता है। और एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन इंटर एरिया ऑफिस प्रेमाइसेस, अगर आपका ऑफिस प्रेमाइसेस में कुछ अवेलेबल है, ठीक है, ऑफिस प्रेमाइसेस में अगर आपका कोई मशीन है तो उसमें आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो जैसे कि हमारा ये जो क्वेश्चंस था, आप इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर बोल के रखा था, द न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 दिसंबर 2019, ठीक है, 1 दिसंबर 2019 में, मतलब जो लास्ट वाला जो मशीन था, वो जो मशीन है और जो कंप्यूटर है, ये दोनों ऑफिस में दिया गया है। तो इसलिए ये भी एक रीजन है, ये भी एक अनदर रीजन है कि आपका वहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक अनदर एरिया आपको पता चल गया। एनी मशीनरी तो आपको पता चल रहा है ना, प्रोविजंस वाइज क्यों कहां पर एडिशनल लगेगा, कहां नहीं लगेगा। हाँ, बड़ा सिंपल तरीका है। एनी ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के केस में नहीं होता है। और एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन इंटर एरिया, दैट इज अमंग अदर थिंग्स, ऑफिस प्रीमाइसेस में अगर यूज हो रहा है तो उसमें नहीं होता है। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस, एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 दिसंबर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, जो हमने बताया, और कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 3 जनवरी 2020 इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। ये दोनों केस में आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। और क्या नोट में आपको मैं बता सकता हूं, as per the third provision of section, as per the third provision of section 32 subsection 1 clause 2, balance 50% additional depreciations of new plant and machinery acquired and put to use for less than 180 days in the year of acquisitions which has not been allowed in that year। मतलब आपको मैं बता दूं कि जो 2018-19 में जो आपने लिया था 31 अक्टूबर 2018 को जो मशीन आपने लिया था, उस बार आपको पूरा का पूरा 180 डेज के कारण आपने पूरा डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाए। तो फिर बाकी जब बाकी का पोर्शन का डिप्रिसिएशन आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं। तो इन द ईयर ऑफ एक्विजिशंस में हैज नॉट बीन अलाउड इन दैट ईयर शैल बी अलाउड इन द इमीडिएटली सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब उसके बाद जो प्रीवियस ईयर आएगा। जैसे कि 18-19 में अगर आपने किसी एसेट में एडिशनल डिप्रिसिएशन आपने क्लेम किया था, 18-19 में अगर आपका 50% क्लेम हुआ था, तो बाकी क्लेम आप 19-20 में कर सकते हो उस पर्टिकुलर मशीन्स में जिसका आपने ऑलरेडी 50% क्लेम कर चुके हो। तो hence in this case the balance 50% additional depreciation, that is 1 lakh being 10% of 10 lakh का मशीन था जो आपने 31st of अक्टूबर 2018 को लिया था 10 लाख के मशीन पे, न्यू मशीनरी which had been purchased during the year previous year 18-19 and put to use for less than 180 days that year and can be claimed now, मतलब जो अभी आप ले सकते हो 19-20 में being immediately succeeding previous year के तौर पे। तो एज पर प्रोविजंस क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपको दोनों पता चल गया। तो दोनों केस में, एक केस में 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के कारण हुआ है और दूसरा एक केस था जो 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ए के कारण हुआ है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चंस बड़ा मजा आया होगा। ये जो क्वेश्चंस था आपका, ये क्वेश्चंस डिप्रिसिएशंस के लिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया है ना, डिप्रिसिएशंस के सवाल पूछने का काफी ज्यादा चांसेस हो रहता है क्वेश्चंस में, या फिर कंप्लीट सम्स में भी आपको अलग से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जो कंप्लीट जो सम्स होता है जिसमें आपका हर हेड आ जाता है, एवरी हेड ऑफ इनकम आ जाता है। तो ये रहा आपका अलग से डिप्रिसिएशंस का एक सम्स। तो चलो मैं दूसरा सम्स में मूव ऑन करता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व कराया जब पॉपुलर सम्स है। चलो एक दूसरा क्वेश्चंस में चलो मूव ऑन करते हैं। चलो तो ये एक अभिमन्यु का एक सम्स है, मिस्टर अभिमन्यु का एक सम्स है। चलो ये वाला सम्स करते हैं। 2 सेकंड का ड्रिंक ले लेते हैं, फिर से आते हैं। ओके, अब मिस्टर अभिमन्यु का सम्स में आ जाइए। तो मिस्टर अभिमन्यु के सम्स में अगर आप देखें तो अभिमन्यु जो है ये अपना हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, अभिमन्यु यहाँ पर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है। He always opts to claim depreciation. He always opts to claim depreciation on written down value for income tax purpose. हमेशा ये WDV सिस्टम से ही written down value purpose से ही अपना इनकम टैक्स क्लेम करता है। From the following details, compute the depreciation allowable as per the provision of the Income Tax Act 1961. 2021 में बताया गया है आपको। अच्छा देख लेते हैं क्या डिटेल्स दिया है आपको। ओपनिंग WDV और ब्लॉक। अच्छा एसेट्स का जो ब्लॉक है आपके इस बिजनेस पे, इस बिजनेस के एसेट्स का जो ब्लॉक है इसमें आपका ओपनिंग WDV और ब्लॉक, जिसमें एसेट का रेट है आपका 15%।
15% का रेट है, जिसका अमाउंट भी देके रखा है 42 lakhs का। न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑन 12 October 2019 10 लाख का। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो, ठीक है, कोलंबो कहाँ है सर? श्रीलंका में है, आई नो, यू नो, आई थिंक। तो मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो 12 अप्रैल 2019 में 9 लाख का मशीन्स आपने श्रीलंका के कोलंबो से आपने import किया। Okay, the machines has been used only in Colombo earlier and the SSC is the first users in India. Okay, the new computer installed in generation wing unit 15th of July 2019, that is 2 lakhs का। all assets were purchased by account पे check, सारा का सारा asset आपने account पे check के थ्रू से किया, कोई कैश वगैरह नहीं है इसमें। तो आपको सिंपल पूछा गया है कि भाई बताओ कि कितना डिप्रिसिएशन वो यहाँ पर कंप्यूट करेगा और कितना उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो चलो मिस्टर अभिमन्यु का हिसाब देख लेते हैं, है ना। मिस्टर अभिमन्यु का हिसाब हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? अगेन वही सिंपल कॉन्सेप्ट, आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको भी हो जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मशीन्स है ये जनरेशन ऑफ पावर के ऊपर है, तो इसमें इसका डिप्रिसिएशन का जो पैटर्न है इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा, तो कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ये रहेगा आपका हेडिंग। तो उसमें आप सबसे पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। डिप्रिसिएशन 15% का है, ठीक है, डिप्रिसिएशन 15% का है ऑन ₹51 लाख बिंग मशीनरी पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। ओपनिंग WDB 42 लाख का है, परचेज कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी 9 लाख का है। मतलब आपको समझ में आया ना, 51 लाख कहाँ से आया? 42 लाख का WDB था और इंपोर्टेड मशीन 9 लाख का आपने श्रीलंका का कोलंबो से आपने इंपोर्ट किया, तो 42 और इधर आपका हो गया 9, तो 42 इधर 9 हो गया, तो आपका हो गया 51 लाख। उसके पर डिप्रिसिएशन आपका क्या आ जाएगा? 15%, ठीक है, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। हाँ, ये तो समझ में आ ही रहेगा, एकदम सिंपल में आ जाएगा कि भाई हाँ ये मशीन तो मैंने आराम से दिख रहा है कि ये मोर देन 180 डेज हो रहा है बिकॉज ये 42 लाख का तो WDB है ही, और न्यू मशीन आपने परचेस किया कोलंबो से, आपने जो लाया दैट इज 12 अप्रैल 2019 से। तो अप्रैल से लेके मार्च का तो ऑब्वियसली वो 180 से ज्यादा है। ये आपका एक अक्टूबर का मशीन आपने लिया, इसका देख लेते हैं बिकॉज ये आई थिंक 180 डेज से कम हो जाएगा, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, और क्या है? अच्छा, डिप्रिसिएशन 7.5% being new machinery put to use for less than 180 days। हाँ, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, जो 10 लाख का मशीन आपने लिया 12 अक्टूबर को, आपका हिसाब अगर आप करो थोड़ा डेट का कैलकुलेशन, 12 अक्टूबर को आपने जो मशीन ले रहे हैं ना, तो वो लेस देन 180 का है, इसलिए उस पर 7.5% का हिसाब हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कैसे हो रहा है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो मशीन कब ले रहा है? मशीन ले रहे हैं 12 अक्टूबर को, तो हिसाब लगाओ ना प्लीज। 12 अक्टूबर को ले रहे हो तो अक्टूबर में आपका हो जाएगा आपको 31 से 12 लेस कर दो, आप 31 से 12 लेस कर दो, तो अक्टूबर में कितना दिन का मशीन है आपको पता चल जाएगा। जस्ट आप क्या करना है, आपको 31 से आपको हटाओ 12 आप, तो 31 से 12 हटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा बताना प्लीज? 19। तो अक्टूबर में आपका 19 डेज हो जाता है, नवंबर में आपका 30 हो जाएगा, दिसंबर में आपका 31, जनवरी में आपका हो जाएगा 31, फरवरी में आपका हो जाएगा अगेन 29 एंड मार्च में हो जाएगा 31। तो इस तरह से अगर आप करो तो 31, 29, तो चलो हिसाब लगाओ इसका। तो पहले हो गया 19 प्लस आपका हो जाएगा 30, 19 प्लस 30 प्लस आपका हो जाता है 31, प्लस आपका हो जाएगा अगेन 31, प्लस आपका हो जाएगा 29 और आपका हो जाता है 31। तो आप करके देखो तो आपका 171 आएगा, है ना। आप करके देख लेना एक बार, मेरे से गलती हो सकता है। तो 171 डेज आपका आ रहा है, तो ये लेस देन 180 डेज का है। तो ये जो मशीन आपने यहाँ पर परचेज किया था ये 12 अक्टूबर को, ये मशीन तो लेस देन 180 का है, जिसका वैल्यू आपका है इधर 10 लाख का। तो 10 लाख पे आपका 15% का रेट है, तो 15% का आपको क्या करना है? 50% कर देना है, 50% कर देना है। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 लाख का 7.5% और लेस देन 180 का यूज है, तो 75,000 आ गया सर यहाँ पर।
10 लाख का 7.5 करोगे तो आ ही जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इसका टोटल कर दो, आपका आएगा 8,40,000, 8,40,000 का डेटा आएगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% ऑन कंप्यूटर परचेस। एक कंप्यूटर भी आपने परचेस किया था, आपको याद होगा, आप एक कंप्यूटर भी परचेस किए थे, दैट इज न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेटिंग विंग यूनिट। जनरेटिंग विंग यूनिट में ऑफिस में नहीं लगा रहे हो, जहां पर आपका पावर जनरेटिंग यूनिट है वहीं पर आप यूज कर रहे हो। 15 जुलाई 19 को ये लगा रहे हो आप, 15 जुलाई 19 को। तो आई थिंक ये मोर देन 180 डेज है, आप कैलकुलेट करके एक बार देख सकते हो। तो इसमें आपका हाँ 15 जुलाई मतलब कहाँ, अगस्त से जा रहा है। ऐसे सितंबर से ही 180 हो जाता है, तो अगस्त से तो 180 हो ही जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 जुलाई से, क्योंकि अगस्त से दिसंबर का पूरा तो इधर आपका हो ही जाता है 6 महीना ना। तो अगस्त नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इधर ही तो आपका करीब करीब 6 महीने के आसपास हो रहा है। तो आप आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपको मैं अगर दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, सितंबर अक्टूबर यहीं से तो 213 हो रहा था सितंबर से, तो फिर ये तो जुलाई है, ये तो जुलाई है। तो आप यहाँ पर आराम से 40% ऑफ कंप्यूटर लगा दो। 2 लाख का कंप्यूटर था, उसका 40%, तो आपका 80,000 का डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप 8,40,000 इधर और इधर 80,000, तो कुल मिला के आपका हो जाता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन हो जाता है 9,20,000 का, 9,20,000 का डिप्रिसिएशन। लेकिन इसमें आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन आएगा, बिकॉज ये पावर जनरेटिंग यूनिट है ना, तो इसमें आएगा ही आएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% of rupees 10 lakh being actual cost of new machinery purchased on 12th of October 2019, लेस देन 180 डेज का है, इसलिए 20% का डिप्रिसिएशन एडिशनल लगता है। लेकिन 20 का लगेगा नहीं, बिकॉज ये 180 दिन से कम है, इसलिए यहाँ पर 10% का डिप्रिसिएशन हो रहा है। जो 20% होना चाहिए उसका आधा, तो 10 लाख का 10% इधर हो जाएगा 1 लाख। और एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर में आपका आ जाएगा, बिकॉज ये ऑफिस में नहीं लग रहा है, ये आपका लग रहा है कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेटिंग विंग ऑफ द यूनिट, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 20% का डिप्रिसिएशन, आप एडिशनल डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो। तो 2 लाख का 20% हो जाएगा आपका 40,000, तो इधर आ गया आपका 1,40,000। तो 9,20,000 1,40,000 आपका हो जाएगा 10,60,000, 10,60,000 का डिप्रिसिएशन आपका हो जाता है। चलो मैं एक बार आपको नोट से बता देता हूँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको याद थोड़ा रहना चाहिए कि क्यों एडिशनल डिप्रिसिएशन आपने इधर चार्ज किया वगैरह वगैरह। एक बार आप नोट देख लो, आप खुद से नोट दे भी सकते हो, बड़ा अच्छा होता है नोट देने से। The benefit of additional depreciation available is to new plant and machinery acquired and installed in power sector undertakings। हाँ, जो पावर जनरेटिंग, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेशन होता है ना, आपको पता है, तो मैंने आपको पहला दिन का क्लास में बताया था। Accordingly, additional depreciation is allowable in case of any new machinery or plant acquired and installed by the SSE engaged in inter alia, मतलब among other things, in the business of generation and transmission or distribution of power at the rate of 20% of the actual cost of each machinery or plant। ठीक है, therefore new computer installed in the generating unit, उसमें भी 20% का आपने चार्ज किया। since the new machinery was purchased on 12th of October, इसलिए वो less than 180 days का है, इसलिए वहां पर आपने 20% का 50% that is 10% यूज किया। allowable as additional depreciation assessment year 2021 पे, और बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर पे चार्ज हो जाएगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, दैट इज 2021 आपका इधर हो गया। और बैलेंस मतलब आपका हो जाएगा 2021 का जो प्रीवियस ईयर आएगा उस पे आप बाकी अमाउंट का जो भी डिप्रिसिएशन है वो चार्ज कर सकते हो। However, additional depreciation shall not be allowed in respect of, कब आप additional depreciation चार्ज नहीं कर सकते, inter alia among other things, any machinery or plant which before its installation by the SSE was used either within or outside India by any other persons before its installation by the SSE। जो कोलंबो वाला केस था ना, अब उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। However, additional depreciation shall not be allowed, आपको additional depreciation नहीं मिलेगा। or inter alia among other things, any machinery or plant which before its installations, मतलब installation से पहले by the SSE was used either within or outside India by any other persons, therefore additional depreciation is not allowable in respect of imported machinery since it was used in Colombo before its installation by the SSE। कुछ समझ में आया ना? ये जो मशीन्स था हमारा, ये मशीन्स हमने कोलंबो से लाया, लेकिन कोलंबो में इसका यूज हुआ था। The machinery has been used only in Colombo earlier, and the SSE is the first user in India। तो इस मशीन्स पे आप इसलिए एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई ये जो 9 लाख का मशीन है इस पे सिर्फ नॉर्मल डिप्रिसिएशन ही आपको मिला है, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिला है। जिनके मन में ये सवाल चल रहा था इस पे क्यों नहीं मिला, उसको इसका जवाब मिल गया। ओके ना?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताना प्लीज। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन का एक लेवल ऑफ डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चंस करके। तो ये दोनों डिप्रिसिएशन का क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप प्लीज एक बार घर में रिवाइज करना, बिकॉज डिप्रिसिएशन में आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। और ब्लॉक ऑफ एसेट थोड़ा याद रखिएगा, जो मैंने आपको पहले ही करवा के रखा था। ओके चलो, अनदर क्वेश्चंस, एक तीसरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके अनदर क्वेश्चंस पे चलते हैं। एग्जामिन विद रीजंस, एग्जामिन विद रीजंस, ये सब क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन्स विद रीजंस द अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर मानव, a wholesale dealer of commodities under the Income Tax Act 1961, while computing profit and gains from business or professions for the assessment year 2021। मतलब पूछ रहे हैं कि भी आप रीजंस बताओ कि इस जो एक्सपेंसेस है वो मिस्टर मानव जो खर्चा किया है, क्या ये अलाउबल है या नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड में। जैसे कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। कंस्ट्रक्शंस फॉर स्कूल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज जो कॉर्पोरेट कंपनीज को करना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करके एक्टिविटीज अमाउंटिंग ₹5,60,000 का स्कूल बिल्डिंग पे लगाया। अच्छा पॉइंट 2, और क्या क्या, परचेस ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स अमाउंटिंग टू 4,50,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स, जो एक्स कौन है, एक रेसिडेंट है, 50,000 का लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स 50,000 ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, टीडीएस नहीं काटा गया। द सेल्स ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 वाज 202 lakhs, मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड द टैक्स इफ एनी ऑन सच इंटरेस्ट। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक पे किया 20,000 का ऑन सेल ऑफ बुलियन, मतलब आपको मैं बोलता हूँ ना शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट जैसे होते हैं, उसमें बुलियन सेल किया जिसमें उसने कमोडिटी ट्रांजैक्शंस किया। कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, एमसीएक्स बोल के होता है, उसमें आप गोल्ड का जो बुलियन होता है आप उसमें इन्वेस्ट करके वर्चुअल लेवल में, आपको घर पे नहीं लाना है, ये घर पे लाने का झमेला ही क्यों करना, अगर सजना धजना है तो फिर घर लाओ, अदरवाइज आप अगर सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट बुलियन में इन्वेस्ट करो। और उसके लिए जब भी इन्वेस्ट करोगे या बाई करोगे सेल करोगे, आपको एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, टैक्स पेड 20,000 का ऑन सेल ऑफ बुलियन। बुलियन मतलब गोल्ड का जो बिस्किट्स होते हैं ना, उसको बुलियन कहते हैं। ओके सर पता था, हाँ सर मुझे पता है, आप लोगों को बहुत कुछ पता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको यही सब पूछा गया है, तो आपको बस क्या करना है, एग्जामिन विद रीजंस the allowability of the following expense incurred by the Mr. Manav, a wholesale dealer of commodities under the Income Tax Act, while computing profits and gain from business and professions। क्या वो सही किया है, बस यही आपको देखना है। तो चलो इसका सॉल्यूशंस आपको मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम अच्छा लगेगा। तो पहला बात, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से, allowability of expense incurred by Mr. Manav। Mr. Manav एक wholesale dealer है in commodities while computing profit and gain from business and professions। First of all, construction of school building, थोड़ा बहुत अंदर का बात क्या कहता है, in compliance with CSR initiative activities, corporate social responsibilities, CSR, corporate social responsibilities activities, under section 37 subsection 1, only expenditure not being in the nature of capital expenditure or personal expense and not covered under section 30 to 36 and incurred wholly and exclusively for the business purpose of the business is allowed as deduction while computing business income। तो सेक्शन 30 से लेके 36 मैंने आपको पूरा प्रोफार्मा बताया था, 30 से लेके 36 में जो खर्चा किया जाता है wholly and exclusively for the purpose of business, वही खर्चा सिर्फ अपने बिजनेस इनकम में आप अलाउड कर सकते हो एज ए डिडक्शंस। However, any expenditure incurred by an assessee on the activities relating to corporate social responsibilities referred in section 135 of the Companies Act 2013 shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business and hence shall not be allowed as deduction under section 37।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपने जो स्कूल बनाया, अपने कंपनीज के एम्प्लॉइज के लिए आपने जो स्कूल बनाया, जो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर जिस गांव में आपने फैक्ट्रीज बनाया, टाटा वगैरह कंपनीज, रिलायंस वगैरह कंपनीज, बिरला, ये लोग करते हैं जहां भी अपना फैक्ट्रीज बनाते हैं, वहां पर अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत ये लोग अपने जो भी प्रॉफिट होते हैं उसके बेसिस पे वो अपना योगदान करते हैं, और सरकार के मतलब कंपनी अपने बिहाफ में एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये जो अकॉर्डिंगली, तो ये जो 5,60,000 का इन्होंने जो इनकर्ड किया मिस्टर मानव टुवर्ड्स दी सॉरी टुवर्ड्स दी एक सेकेंड, हाँ, तो एग्जैक्टली ये जो 5,60,000 का जो स्कूल बिल्डिंग पे उन्होंने खर्चा किया इन कंप्लायंस विद सीएसआर एक्टिविटीज, ये वो बिजनेस डिडक्शन पे अंडर सेक्शन 37 अलाउड नहीं कर सकता। बिकॉज बार बार आपको मैं बताऊंगा, सेक्शन 30 से लेके 36, सेक्शन 30 से लेके 36 में जो एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर ही आप नॉर्मली बिजनेस में डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहना यही चाह रहा है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 आपको वही कहता है, only expenditure not being in the nature of capital expenditure or personal expense and not covered under section 30 to 36 and incurred wholly and exclusively for the purpose of business is allowed। मतलब जो सिर्फ आप बिजनेस पर्पस में यूज करते हो वही खर्चा आप बिजनेस में डिडक्शंस कर सकते हो, दूसरा खर्चा नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली एज पर सेक्शन 37, ये जो 5,60,000 का जो स्कूल आपने बनाया सीएसआर इनिशिएटिव में, ये खर्चा आप बिजनेस में जब आप पीएल बनाओगे ना, बेसिकली कहना यही मैं चाह रहा हूं तब से, जब आप पीएल बनाओगे, ठीक है, जस्ट आप एक पीएल ड्रॉ करो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो टू स्कूल एक्सपेंस सीएसआर के तौर पे 5,60,000 ऐसा करके आप शो कर सकते हो। भाई आपका जो भी इनकम है, तो ये तो आपका एक्सपेंस है ना, तो आपका जो भी इनकम होगा यहाँ से अगर आप 5,60,000 लेस कर दोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज ये अगर आपका 20 लाख है, 20 लाख है, तो 20 लाख से 5,60,000 चला जाएगा तो ये करीब 14,40,000 के आसपास का अमाउंट आ जाएगा। ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है ना, दिस इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 37। सेक्शन 37 के तहत ये नॉट अलाउड है, बिकॉज ये आपका बिजनेस इनकम, बिजनेस नेचर का नहीं है। ठीक है, बिजनेस नेचर का एक्सपेंस नहीं है, तो एकदम लॉजिक के साथ समझना, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो, दूसरा जो सवाल था आपका, सवाल मतलब जो दूसरा पॉइंट था उसका भी लॉजिक के साथ, रीजन के साथ देख लेते हैं कि ये वाला खर्चा अलाउड है या नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था परचेज ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग आपने परचेज किया फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का वेयर हाउस करना है, गोडाउन करना है, उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया, तो मिस्टर मानव वुड बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 AD 100% in respect of amount of rupees 4,50,000 invested in purchase of building for setting up and operating a warehousing facility for storage of food grain, जो लोगों के खाने पे ही काम होता है, which commence operations on or after 1st April 2009, that is 19 previous year 1920 in this case. Therefore, the deduction under section 35 AD while computing business income of such specified business would be 4,50,000। मैं आपको क्वेश्चन एक बार बताता हूँ फिर से, अगर आपको कनेक्शन नहीं हुआ तो। परचेज बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड business of setting up and operating a warehousing facility for storage of food grains and amounting rupees 4,50,000। 4,50,000 का खर्चा आपने किया बिल्डिंग बनाने के पीछे, और वो बिल्डिंग आप इसलिए बना रहे हो बिकॉज आप फूड ग्रेन का एक स्टोरेज के लिए गोडाउन बना रहे हो, जो सोसाइटल डेवलप में ही काम आएगा। ठीक है, सरकार का जो भी फूड ग्रेन है वो फूड ग्रेन वहां पर आप रख सकते हो। इस तरह से एक स्पेशल स्पेसिफाइड बिजनेस सेटिंग अप है, तो क्या ये खर्चा आप बिजनेस के खर्चे में दिखा सकते हो, यही पूछ रहा है। यस, ये खर्चा आप बिजनेस के खर्चा पे दिखा सकते हो। 100% डिडक्शन अलाउड है इसमें, 100% डिडक्शन इसमें अलाउड करता है गवर्नमेंट, वही यहाँ पर आपको बता रहा है।
मिस्टर मानव वुड बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो डिडक्शन सेक्शन 35 AD आपको देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ 4,50,000 इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ बिल्डिंग for setting up and operating a warehousing facility for storage of food grains which commence operation on or after 1st April 2009, but हमारे केस में 1920 इन दिस केस होगा। जो मतलब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ 2009 के बाद से, 1 अप्रैल से चालू हुआ है 2009 से, बट हमारे केस में 1920 में भी आपको अलाउड है। देयरफॉर ये जो 35 AD के तहत आपको ये 4,50,000 while computing business income such specified business would be 4,50,000 ये अलाउड करता है। मतलब आप इसको बिजनेस में शो कर सकते हो, ये अलाउड खर्चा है आपका, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको मैंने 35 AD समझाया था, अब एक बार गौर करोगे, एक बार फिर से गो थ्रू करोगे ना वो वाला टॉपिक, तो आपको फिर से याद आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट 50,000 ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। आपने किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे किया बट TDS नहीं काटा, तो क्या आप ये खर्चा लेस कर सकते हो अपने बिजनेस इनकम से? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, आपने इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट पे किया मिस्टर एक्स को ₹50,000, बट आपने क्या किया, TDS नहीं काटा। तो अगर आप टैक्स ना काट के पेमेंट करोगे ना, तो मे बी आपको इस केस में डिडक्शंस नहीं मिल सकता। द सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 वाज ₹202 lakhs। मिस्टर एक्स हैज नॉट बीन पेड द टैक्स इफ एनी ऑन सच इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं प्रोविजंस क्या कहता है। तो एज पर दिस प्रोविजंस, as per section 194A, Mr. Manav, being an individual, is required to deduct tax at source। आपको मैं बता दूं, TDS काटना चाहिए 194A के तहत on the amount of interest on loan paid to Mr. X since his turnover during the previous year 2018-19 exceeds the monetary limit of 100 lakh, है ना, 100 लाख क्रॉस कर रहा है। कितना अमाउंट है आपका यहाँ पर? आपका अमाउंट कितना क्रॉस कर रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ था 202 lakhs। अगर 100 लाख से ज्यादा अमाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 100 लाख मतलब आप समझ रहे हो 1 करोड़ का मॉनेटरी लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा जा रहा है। देयरफॉर 15,000 100 लाख 15,000 बीइंग 30% ऑफ 50,000, मतलब जो आपका लोन का अमाउंट है 50,000 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका है 50,000 का 30% का इंटरेस्ट आपको होता है, बट TDS होता है। 15,000 would be disallowed under section 40 subsection A clause IA while computing the business income of Mr. Manav। Mr. Manav का business income है वो इतना अमाउंट लेस कर सकता है, would be allowed, would be disallowed, ठीक है, would be 15,000 being 30% of 50,000 would be disallowed under section 40 subsection A clause IA while computing the business income of Mr. Manav। ये अमाउंट वो शो जो कर रहा था वो नहीं मिलेगा। नॉन डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A, मतलब वो डिडक्शन उतना कर सकता था बट इधर उसको 194A में नहीं मिलेगा। ऑन इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 पेड बाय टू मिस्टर एक्स, द बैलेंस 35,000 वुड बी अलाउड एज डिडक्शंस, बट हाँ बैलेंस जो 35,000 है, मतलब 50,000 से 15,000 को डिसअलाउड कर देगा, बट बैलेंस 35,000 वुड बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 assuming that the amount was borrowed for the purpose of business। समझ में कुछ आया? नहीं आया, शायद नहीं आया, तो मैं आपको फिर से एक बार कनेक्ट कराता हूं। मतलब दो सेक्शंस इधर एक साथ क्लैश कर रहा है। एक, क्योंकि आपका जो लिमिट है 100 लाख से ज्यादा का टर्नओवर का लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो 200 समथिंग का लिमिट है आपका इधर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपका लिमिट है 202 लाख का जो लिमिट है आपका वो है 100 लाख का। तो इस पॉइंट में अगर आप किसी से कुछ लोन का इंटरेस्ट पे करते हो और लोन का इंटरेस्ट एज पर 194A आपको 50,000 का 30% तक का आपको डिसअलाउड करता है। 50,000 का 30% तक आपको डिसअलाउड करता है एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज IA के हिसाब से आपको डिसअलाउड है, मतलब ये खर्चा आप लेस नहीं कर सकते बिजनेस इनकम से, बट व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। बट सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 आपको एक सुविधा देते हैं कि ये जो लोन आपने लिया था, अगर ये लोन आपने बिजनेस के लोन के तौर पे लिया था, तो बाकी 35,000, बाकी जो 35,000 है, मतलब आप 50,000 से 15,000 को हटा दो तो कितना बचता है 35K। तो ये 35K would be allowed as deduction under section 36(1) subsection 3 clause 3 assuming that the amount was borrowed for the purpose of business। तो बिजनेस के पर्पस पे आप लोन ले ही सकते हो, तो उसके लिए आपको 35K का डिसअलाउड मिलेगा। PL में आपका जो PL अकाउंट होगा उसमें आप
35,000 को इंटरेस्ट बोल के दिखा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट एक्चुअली आप पूरा शो कर सकते थे बिकॉज आपने टीडीएस नहीं काटा, इसलिए 194A के तहत आपने टीडीएस नहीं काटा, नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो वो जो 15,000 का जो आपको चुना लग गया यहाँ पर, ठीक है, 15,000 का आपका चुना लग गया, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आपको मिल जाता एज पर वन सेक्शन 194A, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आया। ये थोड़ा ट्रिकी था बट इतना भी ट्रिकी नहीं कि दिमाग से बाहर जाने वाला है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इतना भी ट्रिकी नहीं कि आपके दिमाग से बाहर जाएगा। नेक्स्ट, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आपको मैं बोल रहा था कि आपने कोई बुलियन खरीदा था जिसमें आपको सीडीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे किया आपने 20,000 का ऑन सेल ऑफ बुलियन, तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटीज transaction entered into in the course of business during the previous year is allowable as deductions. Exactly, provided the income arising from such taxable commodities transaction is included in the income of computed under the head profits and gains of business or profession. Taking that income from the commodities transaction is included while computing business income of Mr. Manav, the commodity transaction tax of rupees 20,000 paid is allowable as deduction under section 36 subsection 1 clause 16 XBI clause 16. मैं आपको एक फिर से इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब यही है कि भाई अगर आप कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के तहत, अगर आप कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है मतलब आपने जो बुलियन खरीदा, बुलियन खरीदने के टाइम पे आपने टैक्स पेमेंट किया, सीडीटी पेमेंट किया 20,000 का, तो पूछा जा रहा है कि भाई जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में आपने जो टैक्स पे किया ये आप बिजनेस इनकम पे अलाउड कर सकते हो? यस, अलाउड आप कर सकते हो अगर ये आपका बिजनेस इनकम है, मतलब ये बुलियन खरीदारी करना, सेल करना, बाई करना, ये आपका रेगुलर बिजनेस है, मतलब ये अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आपका है तो कर सकते हो। बट अगर अदर हेड में, जैसे कोई ये अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं, अगर वो अदर सोर्स में जाता है तब आपको अलाउड नहीं है। अगर आप बिजनेस इनकम का पार्ट है, बुलियन आप सेल करने के टाइम पे आपने 20,000 का टैक्स पे किया तो आप ये खर्चा दिखा सकते हो एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 16। ओके, क्लॉज 16, तो ये 20,000 पेड इज अलाउएबल एज डिडक्शंस, लेकिन उसके लिए आपको पीजीबीपी का हेड में इसको शो करना पड़ेगा, मतलब मान नहीं लिया जाएगा कि भाई बुलियन का सेल बाई करना आपका रेगुलर बिजनेस है, ठीक है, रेगुलर बिजनेस है आपका, या आपका कोई आधा सोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, मैं आपको एमसीएक्स के साइड में 2 सेकंड लेके चलता हूँ, ये आपका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का साइट है mcxindia.in, यहीं पर जाके ये लाइव है, ये देखो आप देख सकते हो गोल्ड, निकेल, सिल्वर, यहाँ पर आप चाहो तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको बस कमोडिटी मार्केट का अकाउंट होना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट होते हैं उसी तरह का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट का लाइसेंस लेके, अकाउंट का होल्डिंग लेके आप गोल्ड में, सिल्वर में, मिंथल ऑयल में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, जिंक में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था गोल्ड का, बुलियन का था, तो इसी तरह से होता है, कमोडिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बेसिकली यही था पॉइंट। चलो मैं आपको फिर से लेके आ गया। ओके तो ये था आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का एरिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत हुआ है अभी तक का क्वेश्चंस पे, थोड़ा न्यू ट्रांजैक्शंस के साथ था बट अच्छा था, रीजंस के साथ आपने देखा, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, थोड़ा हटके पॉइंट है, अच्छा रहेगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अनदर क्वेश्चंस। तो चलो हम लोग एक दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, फोर्थ क्वेश्चंस ऑफ द डे, एग्जामिन विद रीजंस, ठीक है, examine with reasons for the following subdivisions whether the following statements are true or false। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है having regarded to the provisions of the Income Tax Act 1961। okay, for a dealer in share and securities, अगर कोई शेयर एंड सिक्योरिटीज का डीलर है और उसमें वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई एनएसई, इज परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से आपको रीजन भी देना पड़ेगा। दूसरा बता रहे हैं आपको, वेर ए पर्सन फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम जो आप नॉर्मली करते हो, मतलब जो मर्केंटाइल सिस्टम इन द सेंस जो आपका
क्रेडिट बेसिस सिस्टम पे होता है ना, वो मर्केंटाइल सिस्टम होता है अकाउंटिंग। ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 हैज बीन अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, जो आपको मैं बोल रहा था, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन ए लैटर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर, एसएससी मेक्स द पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू ए चेक क्रॉस्ड एज क्रॉस चेक है, ठीक है, एज एंड कंपनी क्रॉस चेक है 25,000 का, 25,000 का, कैन बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट 40A सबसेक्शन 3 है। चलो मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। चलो किस तरह से आपका जवाब होगा, आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम पहला क्वेश्चन जो शेयर एंड सिक्योरिटीज का, अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, ठीक जिस तरह से आपने कमोडिटी मार्केट का कॉन्सेप्ट अभी देखा, एग्जैक्टली उसी पैरामीटर में आपका वो जो है सेक्शन वो ट्रू है। पहला क्वेश्चन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 allows the deductions of the amount of security transactions tax paid by the SSE in respect of tax and security transaction entered into in the course of business during the previous year as deductions from the business income of a dealer in share and securities। अगर आपका बिजनेस है और अगर आप शेयर सिक्योरिटी का डीलर हो तो आपका बिजनेस हुआ ना, नॉर्मल लोगों के लिए डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप शेयर्स का सिक्योरिटीज का डीलर हो तो आप ये जो टैक्स पेमेंट करोगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लाइक जीरोधा, शेयर खान, ठीक है, का आपका आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे कंपनीज, इनके लिए तो ये अलाउबल है ना, इनका अलाउबल खर्चा ही है। तो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 जो है आपका एक्सवी, वो आपको अलाउ करता है बिजनेस एंड प्रोफेशंस चैप्टर का। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चंस में आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपका क्या है, आंसर तो ट्रू बता रहा है, बट क्वेश्चन एक बार मैं अगेन बताऊंगा आपको, जहां पर बोल रहे हैं कि अगर आप मार्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 हैज बीन अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड इन लैटर ईयर, मतलब आपने खर्चा भी तक किया नहीं, समझ रहे हो ना, एक्रूअल बेसिस का खर्चा है, मतलब आपने खर्चा किया नहीं, करना है आपको, पेएबल है, पेड नहीं है, पेएबल है। इन लैटर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर एसएससी मेक्स द पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू अ चेक, एक चेक के थ्रू से नेक्स्ट ईयर में उसने पेमेंट किया एंड कंपनी के नाम पे 25,000 का, कैन बी दी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 43 इन दैट ईयर ऑफ पेमेंट। तो क्वेश्चंस का जवाब देखो, क्लियर हो जाएगा। Yes, this is true as per section 40 subsection 3A in case of an SSC following mercantile system of accounting, if an expenditure has been allowed as deductions in any previous year on the due basis and payment exceeding 10,000 has been made in the subsequent year otherwise than by an account pay check or an account pay bank draft or use of ECS through a bank account or through such other prescribed electronic mode, then the payments so made shall be deemed to be the income of the subsequent year in which such payment has been made। मतलब समझ में आया। 40A सबसेक्शन 3 है आपको क्या कहता है कि अगर आप मार्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो और मार्केंटाइल सिस्टम में अगर आप कुछ भी मार्केंटाइल सिस्टम में अगर आपको कुछ पेमेंट मिलना था और वो पेमेंट आपने बाद में मिला, इन केस एन एसएससी फॉलोइंग मार्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इफ एन एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, अगर आप एक्सपेंडिचर को डिडक्शन के तौर पे दिखा रहे हो इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस पे एंड पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, और जो पेमेंट है वो 10,000 से ज्यादा है और वो सब्सिक्वेंट ईयर में आप अकाउंट पे चेक या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर रहे हो, कोई कैश में नहीं कर रहे हो, 10,000 से ज्यादा है और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, देन द पेमेंट्स ऑफ मेड शैल बी मेड टू द इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब आप जितना पेमेंट करोगे वो आपका इनकम माना जाएगा, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपका इनकम तो होगा ना वो। तो अगर आप इस तरह से मार्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो और अगर आपने किसी को पेमेंट किया था ड्यू बेसिस में, तो नेक्स्ट ईयर में वही आपका जो खर्चा है वो आपका इनकम मान लिया जाएगा जिस ईयर में आप उसका पेमेंट एक्चुअल में करोगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप पेमेंट किसी को करोगे तो पहले आपको इनकम तो करना पड़ेगा। टू पेमेंट यू हैव टू अर्न, है ना, यू हैव टू अर्न। अब मार्केंटाइल सिस्टम पे कोई खर्चा है, जो खर्चा मार्केंटाइल का मतलब क्या है, एक्रूअल। मार्केंटाइल सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम, मार्केंटाइल सिस्टम एक्रूअल सिस्टम में क्या होता है, आप ड्यू बेसिस में खर्चा दिखा रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पे कुछ खर्चा है, टू एक्सपेंस, बट वो खर्चा अभी भी आपका हुआ नहीं है। सपोज ये खर्चा आपका 1920 पे होगा, पर आप 18-19 का जो पीएल है उसमें आप टू एक्सपेंस बोल के दिखा रहे हो। अब सिंपल बात है कि खर्चा तो आप दिखा रहे हो बट क्या पीएल में उसका इनकम तो हुआ नहीं है,
तो आप खर्चा तभी कर सकते हो जिसमें आपका इनकम हुआ है। अब 1920 में क्या होगा, ये जो एक्सपेंस आप यहाँ पर शो कर रहे हो उसका बेनिफिट ले रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका जो भी 18-19 का इनकम है उस इनकम से आप एक्सपेंस को लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, सरकार आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो अलाउ करता है कि भाई 10 लाख का मेरा इनकम है, 5 लाख का एक्सपेंस दिखा रहा है तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट कर सकते हो। बट इक्वली अगर आप ये एक्सपेंस 5 लाख यहाँ शो कर रहे हो, जब आप 1920 का पीएल बनाओगे ना, तब ये जो 5 लाख का एक्सपेंस आप यहाँ शो किए थे 1920 में, इसको आपका इनकम मान लिया जाएगा। बिकॉज भाई एक्सपेंस किया तो भी पहले तो इनकम तो जरूर किया होगा, तो एग्जैक्टली इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम मान लिया जाता है। और वही यहाँ पर आपको बता रहा है, ये देखो, then the payments of made shall be deemed to be the income of the subsequent year in which such payment has been made। मतलब आपका कोई पेमेंट एक्चुअल में हुआ नहीं है पर फिर भी आप उसको मार्केटल सिस्टम पे क्लेम कर रहे हो, कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आपका इनकम डीम्ड मान लिया जाएगा कि भाई जो आपका खर्चा हुआ नहीं आप उसको इनकम खर्चा के तौर पे यूज कर रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, हम भी आपको उसको इनकम के तौर पे मान लेंगे। जो 40A सबसेक्शन 3A आपको ये मौका, मतलब इस तरह का प्रोविजंस बना के देता है। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी अगेन ट्रू हुआ है, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस वही पूछा था क्या वो हमारा इनकम में ऐड हो जाएगा। 25,000 कैन बी द प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 40 इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इस साल आप पेमेंट करोगे। एग्जैक्टली और क्या अमाउंट 10,000 से ज्यादा है और क्या अमाउंट आपका अकाउंट पे चेक या क्रॉस चेक इस तरह से हुआ है, तो ये सब सारा का सारा यूज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई, अगर तो समझ में आई गया आपको। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 while computing under the head profits and gains of business and profession. It is mandatory to provide depreciation under section 32। क्या ये मैंडेटरी है, ट्रू है या फॉल्स है? चलो ट्रू ही होगा ना, एनालिसिस के साथ देख लो। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ द सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, allowance of depreciation is mandatory, therefore depreciation has to be provided mandatorily while calculating income from business or professions, whether or not the assessee had claimed the same while computing his total income। टोटल इनकम कंप्यूट के टाइम पे वो देखा या ना देखे, उसको ये क्लेम लेना ही पड़ेगा, ये अलाउड है, मैंडेटरी है। पॉइंट 4, द मेडिक्लेम प्रीमियम कोई मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन by Mr. Lomesh for his employees by a draft of 27th of December 2019 is deductible expenditure under section 36। ये एक सवाल है। Under section 35 DDA, amortizations of expenditure incurred under eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done। क्या ये आपका expense allowed है? And existing assessee engaged in trading activities, trading करता है और can claim additional depreciation under section 32(1) subsection 2 in respect of new plant acquired and new plant acquired। अच्छा बाकी का पार्ट यहां से देख लो। and installed in the trading concern where the increase in value of such plant as compared to the approval base year is more than 10%। चलो देख लेते हैं, इसका भी आंसर्स को मैच कर लेते हैं। तो पहला बात है कि क्वेश्चन 4 जो है आपका, दैट इज प्रीमियम पेड का, जनरल इंश्योरेंस को जो प्रीमियम पेड हो रहा है ये ट्रू है। सेक्शन 36(1) subsection I(b) provides deduction in respect of premium paid by an employer to keep in force in insurance on the health of his employees। के लिए जो इंश्योरेंस वो लेते हैं उसके लिए वो जनरल इंश्योरेंस को, जो भी कोई भी इंश्योरेंस को in this behalf by GIC or any other insurer, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो मैं बता रहा था आपको, the medical insurance premium can be paid by any mode other than cash to be eligible for deduction। कैश में कहीं पर पे करोगे तो नहीं होगा, अदर मतलब कैश छोड़ के बाकी कोई भी मोड में अगर आप प्रीमियम पेड करते हो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज IB के तहत पे आप वो क्लेम कर सकते हो। बट हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, दैट इज ये फॉल्स है। वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट आइदर इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट और इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब जिस साल वो रिटायर कर रहा है उस साल या फिर बाकी कभी भी
फ्यूचर में विल बी एंटाइटल्ड टू बी डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट अमाउंटाइज कर सकते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच ईच पेमेंट इज मेड टू द एम्प्लॉय, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच ईच पेमेंट इज मेड टू द एम्प्लॉय, मतलब स्टार्ट होता है इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच ईच पेमेंट इज मेड टू द एम्प्लॉय, मतलब जब एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाता है वहां से स्टार्ट करके 5 साल तक होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया था, ये बताया गया था the under section 35 DD amortizations of expenditure incurred under eligible voluntary retirement schemes at the time of retirement alone, मतलब सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ही होता है क्या? नहीं, रिटायरमेंट के टाइम भी हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी हो सकता है, मतलब इसीलिए ये पॉइंट आपका फॉल्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटायरमेंट टाइम पे अलाउ नहीं होता है, रिटायरमेंट के बाद भी ये अमोर्टाइजेशंस हो सकता है जो आप धीरे धीरे क्लेम कर सकते हो, एट ए टाइम पे अलाउ रिटायरमेंट के टाइम पे जो होगा उस पे नहीं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम होता है, जब से स्टार्ट होगा है उससे अगला 5 साल तक थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा करके तो बहुत लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत लंबा अमाउंट ऑफ पीएल से डिडक्ट कर देगा, तो ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा ना, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स कम हो जाएगा, तो सरकार ये होने नहीं देता है, ये आपको मैं हर बार बता रहा हूँ। एन एग्जिस्टिंग एसएससी एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैन क्लेम एडिशनल डिप्रिसिएशन, क्या एक वो कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं कर सकता, बिकॉज एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दो पॉइंट है, एक कोई मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और जनरेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर ये दोनों केस फुलफिल होता है तभी कोई मतलब 32 के हिसाब से ले सकता है। इन दिस केस द एसएससी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब बाइंग सेलिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। द न्यू प्लांट हैज बीन एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ट्रेडिंग कंसर्न, बाइंग सेलिंग कंसर्न पे इंस्टॉल किया है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। द एसएससी हु इज नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। क्लियर है ना? बड़ा ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, मतलब सभी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये डिप्रिसिएशन कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया पॉइंट को। ओके, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन 5, चलो आई थिंक ये जो क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपको काफी आइडिया मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको काफी आइडिया मिल रहा है कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है, पीजीपीपी का एक एक सेक्शंस कैसे यूज होता है, ट्रू फॉल्स रीजंस, आपको काफी हेल्प करेगा। बड़ा क्वेश्चन तो है ही, ऑलरेडी 2-3 कर चुके हैं और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। Question 5. Examine with reasons the allowability of the following expenses under the Income Tax Act 1961 while computing income from business or profession assessment year 2021 again. तो चलो, provisions made on the basis of actual valuations for payment of gratuity 5 लाख, 5 लाख का ग्रेचुइटी के लिए आप कोई प्रोविजंस मेंटेन करते हो। However, no payment on account of gratuity was made before due date of filing return. Purchase of oil seeds of rupees 50,000 in cash from a farmer on a banking day. Tax on non-monetary perquisites provided to an employee rupees 20,000. Payment of rupees 50,000 by using credit card for fire insurance. Salary payment of rupees 4 lakh to Mr. X outside India by a company without deduction of tax, assuming Mr. X has not paid tax on such salary income. Payment made in cash rupees 30,000 to a transporter in a day for carriage of goods. ठीक है, ये रहा आपका सवाल। तो चलो देख लेते हैं। पहला, प्रोविजंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशंस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। एक्चुअल वैल्यूएशन समझते हो ना, ये जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, ऐसे एक्चुअल साइंस बोल के एक पढ़ाई होता है, ये भी आप लोग कर सकते हो, जिसका मैथ्स और स्टैट्स में थोड़ा दिलचस्पी ज्यादा है। बाकी कॉमर्स का पेपर वहां पर भी सारा का सारा पढ़ना पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस, ये जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनीज में एक्चुअलीज बैठे होते हैं, इनका वैल्यूएशन का दिमाग और तेज माना जाता है ऐसा। ठीक है, इवन उनका सैलरी भी बहुत हाई होता है, इवन इन सम केसेस, इन मैक्सिमम केसेस मोर देन चार्टर्ड भी माना जाता है। तो प्रोविजंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशंस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 5 लाख का जो है, ये नॉट अलाउएबल एज डिडक्शंस है। As per section 40 subsection A, 40 A subsection 7
no deduction is allowable in computing business income. No deduction is allowable in computing business income in respect of any provision made. आप किसी प्रोविजन, मतलब सिर्फ ये वाला केस ही नहीं, आप कोई प्रोविजंस बना के उसका बिजनेस में आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते बाय द एसएससी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं आपको पहले भी बताया था, प्रोविजंस को आप कभी भी डिडक्शन नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी टू हिज एम्प्लॉइज एक्सेप्ट द फॉलोइंग टू केसेस। दो केसेस में आप हो सकता है, पर एनी प्रोविजन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ सम बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अगर वो कोई अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो हो सकता है, या फिर वेयर एनी प्रोविजन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुइटी दैट हैज बिकम पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर ये दोनों केसेस है तो इस दोनों केसेस में आपको मिल सकता है, बट नॉर्मल किसी केस में आप प्रोविजंस बना रहे हो और फिर आपको डिडक्शंस मिलेगा, ऐसा अलाउएबल नहीं है, कोई भी एक्चुअल स्कीम नहीं मिलता है। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस, हमारा जो प्रेजेंट केस है, द प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशंस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी हैज टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए 40A सबसेक्शन 7 सिंस नो पेमेंट हैज बीन एक्चुअली मेड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। मतलब ऐसा कोई पेमेंट हुआ ही नहीं है, जैसे सेकंड केस बता रहा था ना, अगर पेमेंट हुआ है तो मिल सकता है, बट ऐसा केस कुछ हुआ ही नहीं है। इट इज एज्यूम दैट सच प्रोविजन इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि ये जो भी प्रोविजंस बनाया जा रहा है वो कोई अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड के लिए नहीं किया जा रहा है। अगर अप्रूव्ड होता तो क्वेश्चंस में बोल देता कि अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड तो अलाउड है, तो अलाउड है। प्लीज याद रखना, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो अलाउड है, प्रोविजंस भी अलाउड होता है उस केस में। ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? परचेस ऑफ ऑयल सीड्स 50,000 इन कैश फॉर ए फार्मर ऑन ए बैंकिंग डे। चलो, बैंकिंग डे में आप फार्मर्स के लिए ऑयल सीड्स खरीदते हो, क्या ये मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अलाउएबल एज डिडक्शन एज पर रूल 66DD in case the payment is made for purchase of agricultural produce directly to the cultivator, grower or producer। ठीक है, आप परचेस किसके लिए कर रहे हो? डायरेक्टली टू दी कल्टीवेटर, जो खेती करता है, ग्रोअर जो बना मतलब उगाता है, या फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) इज अट्रैक्टेड इवन दो द कैश पेमेंट फॉर द एक्सपेंस एक्सीड्स 10,000। अगर 10,000 से भी ज्यादा अमाउंट का भी करते हो ना तो भी अलाउड करता है। Therefore, in the given case, disallowance under section 40A subsection 3 is not attracted since the cash payment for purchase of oil seeds is made directly to the farmer। कैश पेमेंट भी करोगे तो भी अलाउड करता है, इसलिए अलाउएबल एज डिडक्शन है, बिकॉज ये किसानों का सवाल है। ऐसे आप लोग जानते हो ना कि जय जवान जय किसान, एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट यहाँ पर यूज कर रहा है सरकार। नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन। अच्छा, थर्ड केस क्या है? चलो, थर्ड केस, टैक्स ऑन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000। मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉय को दे रहे हो 20,000 का, क्या ये अलाउ करेगा आपको? नहीं रे बाबा, नहीं करेगा, मॉनेटरी परक्विजिट्स अलाउ नहीं करेगा। Income tax of 20,000 paid by the employer in respect of non-monetary perquisites। non-monetary perquisites मतलब provided, जैसे कि कुछ भी पैसा नहीं दिया, पैसे छोड़ के कुछ और भी। employees exempt in the hands of employee under section 10(10)(c) as per section 40A subsection V 5 such income tax paid by the employer is not deductible with computing business income। एम्प्लॉयर के हाथ में वो किसी भी तरह से डिडक्शंस नहीं मिलेगा, बट एम्प्लॉय के हाथ में 10(10)(c) पे वो परक्विजिट्स exempted होता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स एम्प्लॉय के हाथ में exempted हो सकता है, बट एम्प्लॉयर के हाथ में ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस। क्या आप फायर इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अलाउएबल फॉर द इंश्योरेंस इज अलाउएबल। Payment for fire insurance is allowable as deduction under section 36(1) since payment by credit card is covered under rule 6DD which contains the exceptions to section 40A subsection 3। disallowance under section 40A(3) is not attracted in this case। तो फिर क्रेडिट कार्ड से करोगे तो जो अलाउ मतलब आपको जो मिलता था, ठीक है, वो यहाँ पर आपको अच्छा क्रेडिट कार्ड मैंने थोड़ा गलत बोल दिया क्या? पेमेंट फॉर फायर इंश्योरेंस अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) since payment by credit card is covered under rule 6DD which contains the exception to section 48(3). disallowance under 48(3) is not attracted in this case। अच्छा, मतलब ये अलाउड है, क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप इंश्योरेंस भरोगे तो ये आपका ये पेमेंट आपका खर्चा के हिसाब से आप दिखा सकते हो, अलाउड है। नॉर्मली 48(3) आपको एक डिसअलाउंस करता है, बट वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होता है एज पर रूल 6DD के हिसाब से। अच्छा, और क्या पॉइंट है आपका? पेमेंट सैलरी पेमेंट ऑफ 4 लाख टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया बाय ए कंपनी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, मतलब टीडीएस नहीं काटे,
एज्यूमिंग मिस्टर एक्स हैज नॉट बीन पेड टैक्स ऑन सच सैलरी इनकम, मान लिए कि वो नहीं किए, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। क्या ट्रैक करता है आपका, अगेन 40A सबसेक्शन 3, इसमें भी फिर से आ गया, द लिमिट फॉर अट्रैक्टिंग डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A subsection 3 for payment otherwise than by way of account pay check or account pay bank draft or use of ECS through a bank account or through such other prescribed electronic mode is 35,000 in case of payment made for applying, hiring or leasing. अच्छा, ये मैंने 6th वाला पॉइंट बता दिया। अगर मैं आपको पॉइंट 5 बताने वाला था, सॉरी मैं थोड़ा लास्ट पॉइंट में ये पॉइंट में थोड़ा गलत बोल दिया। सैलरी पेमेंट ऑफ 4 लाख टू मिस्टर एक्स आउटसाइड वाला केस जो था, उसमें आपका डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 इज अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑफ 2 लाख आउटसाइड इंडिया बाय ए कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। मतलब ये 2 लाख तक होता तो मिलता, बट ये तो 4 लाख है, तो इसमें नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया के केस में 2 लाख तक आपको अट्रैक्ट करता 48(3) का डिसअलाउंस, बट ये 2 लाख से क्रॉस कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर डिसअलाउड है। ये थोड़ा आपको याद रखना है एज पर 40 सबसेक्शन 3I, ठीक है। एंड अलाउएबल एज डिडक्शंस, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे अप्लाइंग द पेमेंट इन मेड कैश 30,000 टू ए ट्रांसपोर्टर इन ए डे फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, ओके। ये कितना अलाउ करता है, द लिमिट, ये अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड है। ये खर्चा आपको बिजनेस के लिए अलाउ मिल जाएगा। The limit for attracting disallowance under section 40A(3) for payment other than by way of account pay check or account pay bank draft or use of ECS through a bank account or through such other prescribed electronic mode, 35,000 in cash in case of payment made for applying, hiring, leasing goods carriage. Therefore, in present case, disallowance under section 40A(3) is not attracted for payment of 30,000 made in cash or transporter for carriage of goods. ये आपका एक्सपेंस जो है ये आपका अलाउड करता है। 40A(3) का जो डिसअलाउंस है ये आपका यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। तो आपको ये जो 30,000 का आपने जो भी खर्चा किया तो ट्रांसपोर्टर इन ए डे और कैरेज ऑफ गुड्स, ठीक है, वो भी अगर मेड इन कैश अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक 35,000 तक का लिमिट है, ये आपको मैं बताया यहाँ पर। सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड इज 35,000 इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर अप्लाइंग, हायरिंग, तो 35,000 तक आप कैश में कर सकते हो। तो ये तो 30,000 में किया है, तो दैट्स व्हाई ये डिडक्शन जो है ये अलाउड है। तो सबको यही यहाँ पर याद रखना था। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बीपी से आपको इधर उधर से सवाल हो सकता था, मैंने आपको कराया। और कुछ सम्स है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था कुछ थ्योरेटिकल टाइप्स ऑफ कुछ क्वेश्चंस एंड डिप्रिसिएशन का कुछ एरिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और कुछ मैं प्रैक्टिकल जो कंप्लीट सम्स है उसका मैं आपको कुछ और बता दूंगा, और उसमें एक कॉम्पोजिट में बता दूंगा जिसमें आपका एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मिला जुला के हैं। तो फिर आपका बीपी में और कुछ क्वेश्चंस करने का जरूरत आई डोंट थिंक की है, बस आपको ओवरव्यू लेना है और बस इतना करने से ही आपका हो जाएगा। बस और कुछ भी क्लास और कुछ क्वेश्चंस है जो कंप्लीट सम्स वाला मैं आपको देता हूं, आप एक बार उसको एक बार जरूर देख लीजिए। थैंक यू। ओके, आई होप बीपी में जो भी था मैं आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो।